और इसमें क्या यह संभव है कि इजराइल तुर्की के अंदर जाकर हमला करे? क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध में अब इजराइल वर्सेस टर्की होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध में अब ईरान वर्सेस टर्की होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध में टर्की को बचाने के लिए नेटो कंट्रीज ईरान पर हमला करेंगे? क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध में नेटो कंट्रीज टर्की को बचाने के लिए इजराइल से भी आमना सामना कर सकती हैं? क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध में सीरिया में इजराइल वर्सेस टर्की होगा या तुर्की होगा? ये वो सवाल हैं जो आज हम सबके सामने हैं, टर्की या तुर्की, जो भी आप इसे कहना चाहें। हालांकि उसका ऑफिशियल नेम तुर्की है, लेकिन ये सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि आज जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि इजराइल ने जब से सीरिया के उस इलाके में हमला किया है जो कि तुर्की के बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर है, तब से ये चिंता बढ़ गई है। और आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताना जरूरी हो गया है। मेरे पास यहां पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको देखना जरूरी है। वो रिपोर्ट्स ये कह रही है, कुछ विजुअल्स यहां पर हैं जो अलग अलग ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से आ रहे हैं। ये हैं, ये देखिए जरा, आईडीएफ चीफ के स्टाफ इयाल ज़मीर, जो कि इजराइल का जो बफर जोन है सदर्न सीरिया में, वहां पर पहुंचते हैं। और ये तब पहुंचे हैं जब हमला कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से उन बेसिस पर सीरिया के, जहां पर उनको लग रहा था कि शायद तुर्की अपने आप को स्टैब्लिश करने जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई। बड़ी बात क्या है कि मोसाद चीफ रोमन गॉफमैन ने सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की तुर्की की मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर सीरिया में, और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया उन इलाकों पर जहां पर उनको शक था कि सीरिया अपना बेसिस जो हैं वो तुर्की को दे सकता है। ऐसी खबर आ रही है। और यहां पर नॉर्दर्न सीरिया के अबू अल दुहार एयरबेस पर उन्होंने हमला किया, ऐसी जानकारी आ रही है। एक और बड़ी बात है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो यह है कि एक पॉडकास्ट में नेतन्याहू ने कहा कि हम टर्की की मिलिट्री प्रेजेंस और मिलिट्री एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका यह कहना था कि एलेप्पो के नजदीक एयरफील्ड स्टैब्लिश करना चाहता था तुर्की, जो कि हमें काबिले बर्दाश्त नहीं है, यह नेतन्याहू ने कहा। यानी कुल मिलाकर जो डेवलपमेंट है वो बड़ा तेजी से हो रहा है, और इजराइल वर्सेस तुर्की अभी दिखाई देता सामने आ रहा है। कहां पर? सीरिया में। इस सब के बीच में एक और जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि तुर्की ने अपना जो सीपर एयर डिफेंस सिस्टम है वो सीरिया के इदलिब में डिप्लॉय कर दिया, नंबर 1। फिर एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि ये खबर थोड़ी ज्यादा चिंताजनक है कि तुर्की ने, जो मैं आपको यहां पर विजुअल दिखा रहा हूं, तुर्की ने सीरिया के नजदीक अपना डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है। ये उनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो क्या इजराइल वर्सेस तुर्की शुरू होने वाला है सीरिया में? और फिर क्या तुर्की, जो कि एक नेटो कंट्री है, उसकी मदद के लिए नेटो देश सामने आएंगे? हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर, आइए देखते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है दीपक सर, क्या सीरिया में तुर्की वर्सेस इजराइल नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव आने वाले हैं इजराइल में, या सीरिया में तुर्की वर्सेस इजराइल इसलिए हो रहा है कि ये एक सीरिया इज नाउ एन ओपन लैंड, जिसमें दम है वो कब्जा कर ले? सर, ये इजराइल तो सीरिया को कभी भी एंटी इजराइल नहीं होने देगा, क्योंकि आपको पता है कि गोलन हाइट्स उन्होंने ली थी, उनका जंग का इतिहास है। और फिर अमेरिका ने भी जब अबू बकर अल बगदादी को मार दिया था कुछ साल पहले, तो फिर तुर्की ने कहा चलो अब अमेरिकी छोड़ के जा रहे हैं, अब हम नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया पे कब्जा कर लेते हैं, कुर्द लोग बहुत तंग करते हैं, इनको ठोकेंगे। तो ट्रंप ने पहली टर्म में ट्वीट किया था कि अगर तुर्की ने ऐसा कुछ किया तो मैं उनकी आर्थिक व्यवस्था को भस्म कर दूंगा। मैंने पहले भी किया, फिर अर्दोगान भागा गया, उसके पैर पकड़े एटसेट्रा। सो ये नहीं, नॉट एट ऑल कि वो जंग करेंगे, क्योंकि सर अगर उन्होंने आपस में जंग किया, यानी एक नेटो देश और दूसरा इजराइल नॉन नेटो, हमला कौन करेगा? आर्टिकल 5
अगर नेटो देश पर दीपक वोरा हमला करता है तो सारे नेटो वाले मुझ पे हमला करेंगे, लेकिन अगर नेटो देश दीपक वोरा पे हमला करता है तो फिर क्या होगा? वो क्लियर नहीं है सर, वो कभी नहीं हुआ। और एक ही बात आर्टिकल 5 जो यूज की गई थी वो जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, और सीरिया में तो अब सरकार खत्म हो गई है, वो वेरी हैंडसम डार्लिंग जो ट्रंप का था वो खत्म हो गया। तो एक वॉर फ्रंट ये है जो कि सीरिया में दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या यह संभव है कि इजराइल तुर्की के अंदर जाकर हमला करे? क्योंकि फिर तो ये नेटो के ऊपर हमला होगा, और फिर क्या तुर्की को बचाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि उनके अभी अभी बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, और ये एकदम नया वॉरफेयर होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि तुर्की ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि ईरान नाराज है। खबर यह आ रही है कि तुर्की जो है वो बहुत जल्द लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर सकता है। यह खबर आ रही है। हमें पता है किस तरीके से ईरान के जो मिसाइल्स थे उनको इंटरसेप्ट किया गया तुर्की में, और नेटो ने इसके लिहाज से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसको कोट किया है, नेटो इज प्रिपेयर्ड टू एड्रेस एनी थ्रेट एंड विल ऑलवेज डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू डिफेंड ऑल इट्स एलाइज। ये नेटो की तरफ से मैसेज आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है, टाइम्स ऑफ इजराइल में ये रिपोर्ट आई है, और उसमें यह भी लिखा गया है, एज डेमोन्स्ट्रेटेड अर्लियर दिस ईयर व्हेन नेटो एयर डिफेंस सिस्टम successfully intercepted ballistic missiles heading to Turkey from Iran on 4 separate occasions. Our deterrence and defense posture is strong and effective. यानी अब सवाल यह है कि क्या तुर्की वर्सेस ईरान भी हो सकता है? इस पर देखते हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कहना है। अभी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 4 बार ईरान की मिसाइलों को टर्की के आसपास नेटो ने इंटरसेप्ट किया है। यह खुद नेटो ने कहा है। टर्की के अंदर, बल्कि तुर्की के अंदर अमेरिका के बेसेस हैं। तुर्की जो है वो अमेरिका से, खासकर ट्रंप से बड़े मजबूत संबंध बना रहा है। क्या ईरान तुर्की पर हमला कर सकता है? क्या तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान का अलायंस ईरान को काउंटर करने के लिए है, या फिर कुर्द एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो ईरान और तुर्की को नजदीक बनाकर रखता है? क्या होगा आगे? सबसे पहले सवाल का जवाब, नेटो इस हालत में नहीं है कि कहीं भी अपना संक्षेप कर सके। आई डोंट थिंक नेटो इज इफेक्टिव एट ऑल। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओनली यस्टरडे, कल ही मैं एक रिटायर्ड नेटो कमांडर इन चीफ के साथ था, और उनसे यही डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि नेटो आज कितना शक्तिशाली है। उनका जवाब बिल्कुल क्लियर था कि नेटो इज टुडे लॉस्ट इट्स वैल्यू। उसके पास पावर नहीं है, उसने पावर को निगलेक्ट किया है, और पावर दोबारा बनाने में, स्ट्रेंथ दोबारा बनाने में समय लगेगा। वो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में नेटो कैन नॉट गो ऑन एन एग्रेसिव एक्शन एनीवेयर। तो इसको तो छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या मेका अलायंस, विच इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टुडे, मेका अलायंस का कहाँ इसमें योगदान रहेगा? क्या टर्की मेका अलायंस का फायदा उठा सकती है? कहाँ से उठाएगी? what benefit will Turkey get? Can Saudi Arabia or can Pakistan come to the help if they go into Iran, or if they go into Israel or anywhere else? So there is nothing that the Turkey can expect as a support in Mecca field. वो समझते हैं, शायद पाकिस्तान समझता है, सऊदी अरेबिया समझता है कि टर्की से हमें हथियार मिल सकते हैं, टर्की से हमें सपोर्ट मिल सकती है। Turkey may be the one who will support, or who may be able to support Saudi Arabia and Pakistan if they get into trouble. But there is no question of these two countries going to help Mecca. So Mecca cannot be equated as a safety guarantee for Turkey. That is another point. The third most important point is this. This war, as far as Israel is concerned, is a wall of existence. मैं बिल्कुल दीपक सर से, एम्बेसडर दीपक से सहमत हूँ कि और कोई इस्तेमाल करे ना करे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इजराइल ने बना के इसी मारे रख रखे हैं काफ़ी अरसे से, जस्ट इन केस दे आर कम्प्लीटली सैडल्ड विद अ प्रॉब्लम व्हिच दे कांट गेट आउट ऑफ, वेल फॉर देयर ओन सर्वाइवल दे may do something like as much as this, although the world powers will resist them from doing this. But as you heard today, the Prime Minister, हम अपनी शक्ति खुद देखेंगे, हम अपने आप इस्तेमाल, जहां में परेशानी होगी, we will take the responsibility, we will do it our own cost, चाहे दुनिया माने ना माने। ये बहुत चिंताजनक। These are very important
इश्यूज विच आर ऑल इंटरकनेक्टेड। Noted. इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये बहुत चिंताजनक है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन, शंकर प्रसाद सर। कुल मिलाकर आज की स्थिति यह है कि तुर्की मिडिल ईस्ट के युद्ध में किसी ना किसी फॉर्म में एंट्री कर सकता है, और अगर यह हुआ तो यकीन मानिए जो अभी तक हम कह रहे हैं वर्ल्ड इज एट वॉर, उसका दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नेटो की एंट्री इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर, अभी तक हम इनडायरेक्ट एंट्री देख रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध में। डायरेक्टली नेटो हमला नहीं कर रहा है, नेटो डिफेंस मैकेनिज्म, हथियार, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहां पर तुर्की की एंट्री का मतलब होगा नेटो की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक नए वॉर फ्रंट में, और यह चीजों को और कॉम्प्लेक्स कर सकता है। लोगों को यह कहना है कि अमेरिका ने नेतन्याहू को मना किया था, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप किसी भी लेवल पर चीजों को एस्केलेट मत करें। लेकिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमला किया अभी कुछ दिनों में, लेबनान पर हमले बढ़ा दिए अभी कुछ दिनों में, और सीरिया में जो हमले किए हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि नेतन्याहू किसी के नहीं सुन रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो क्या हम वर्ल्ड एट वॉर से वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं?